लेकिन उससे पहले जैसे मैंने SN1 SN2 के जनरल पॉइंट्स कंप्लीट किए, वैसे ही मैं पहले E1 E2 के जनरल पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। फिर हम इन फैक्टर्स को, जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताया, उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, रिएक्शंस हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो तब तक के लिए ध्यान देना, तब तक के लिए ऐसा मान लेते हैं कि अगर रिएक्शन में Z नेगेटिव का मेन बिहेवियर एज अ बेस हुआ, ध्यान देना, अगर इस Z नेगेटिव का मेन बिहेवियर रिएक्शन में एज अ बेस हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं तब तो रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन हो जाएगी। और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, इन दैट केस दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड E1। अब हमने 2 स्टेप में रिएक्शन के कंप्लीट होने पर इसे E1 क्यों कहा, जरा इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट इक्वेशन। जरा देखो, इसके लिए रेट इक्वेशन की बात करते हैं रिएक्शन के लिए। देखो, रेट इक्वेशन की अगर बात की जाए तो रेट इक्वेशन को हम लिखेंगे RDS के अकॉर्डिंग। और अब जरा ध्यान देना, यहां पर रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, और 2 स्टेप्स में अगर रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा वो RDS होगा। क्या लगता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन, क्या ये RDS होना चाहिए या रिमूवल ऑफ H बाय बेस शुड बी RDS? क्या लगता है आपको? फर्स्ट स्टेप, अरे एक स्टेबल मॉलिक्यूल एक अनस्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है कार्बेटाइन में, और सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो कार्बेटाइन जो कि एक अनस्टेबल स्पीशीज है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टेबल टू अनस्टेबल स्लो प्रोसेस, अनस्टेबल टू स्टेबल फास्ट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस यहां पर स्लो प्रोसेस होगा, ये रिएक्शन का RDS होगा। और देखो, ये अगर रिएक्शन का RDS है तो फिर तो मैं यहां पर बात करूंगा कि RDS के अकॉर्डिंग ओनली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज इन्वॉल्व इन RDS। केवल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ही RDS में इन्वॉल्वमेंट है, बेस RDS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो सेकंड स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर तो यहां पर हम बात कर सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन concentration of organic substrate but not on the concentration of base। अब ध्यान देना, इस केस में हम बात कर सकते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है वो बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ओनली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। बेस की कंसंट्रेशन पे क्यों नहीं डिपेंड करेगी, उसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि बेस का पार्टिसिपेशन रेट डिटरमाइनिंग में नहीं है। RDS में ओनली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, बेस सेकंड स्टेप पे पार्टिसिपेट कर रहा है। याद करो, जैसा कि हमने SN1 में भी डिस्कस किया है कि SN1 में रिएक्शन की रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप पे पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन की रेट केवल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं आउट ऑफ 2 स्पीशीज, व्हिच 2? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड बेस। आउट ऑफ 2 स्पीशीज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ओनली ऑन 1। Since it is depending only on 1, that's why it is called E1, that is unimolecular elimination reaction। ये रीजन है कि हम इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और आप सोचिए, जब हम E2 की बात करेंगे तो E2 में हम क्या बात करेंगे, सिमिलर टू SN2, E2 रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। वहां पर हम बात करेंगे कि L का लीव करना, अब जरा मैं E2 की बात कर रहा हूं, सुनिए, वहां पर हम बात करेंगे कि L का लीव करना और बेस का H को रिमूव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, एक ही स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब आप सोचिए, अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी तो वही रिएक्शन का RDS होगा, और वही अगर रिएक्शन का RDS होगा तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट या बेस या दोनों? आंसर है दोनों। और दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर रिएक्शन की रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब E2। तो इसे हमने E1 क्यों कहा समझ में आया, क्योंकि 2 स्पीशीज, which 2 species, organic substrate and base, out of these 2 rate of reaction is depending only on 1, that is concentration of organic substrate, not on the concentration of base। That's why the reaction is called unimolecular elimination reaction। क्लियर होगी बात ये? और एक बात और ध्यान देना, जब मैंने SN1 की बात कही थी तो याद करें वहां पर मैंने न्यूक्लियोफाइल को क्रॉस किया था, और यहां पर मैं बेस को क्रॉस कर रहा हूं। ये तो डिफरेंस है, जब बेस है तो एलिमिनेशन और जब न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन। है दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनर अपने इलेक्ट्रॉन्स मेनली प्रोटॉन को देता है तो इट विल मेनली बिहेव लाइक बेस, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर अपने इलेक्ट्रॉन्स मेनली ऐसे डेफिशिएंट एटम को दे जो अदर देन प्रोटॉन हो तो उसका मेन बिहेवियर एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। क्लियर होगी बात ये? तो दिस इज अबाउट E1 रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया और
रेट इक्वेशन एक्सप्लेन की है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं इवन रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इन इवन रिएक्शन आल्सो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड। क्योंकि देखो SN1 रिएक्शन के सिमिलर यहां पर भी कार्बोकेटाइन बना है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि बेस इस H को रिमूव करे उससे पहले इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सो सिमिलर टू SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन E2 रिएक्शन आल्सो। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये पॉइंट हम ऐड करेंगे कि इवन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन के सिमिलर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या बात क्लियर हो रही है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, अभी मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट डिसाइड्स whether the main reaction will be elimination or substitution, और जैसा कि मैंने आपसे कहा हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। So let us discuss now how temperature will play a role to decide whether the main reaction will be elimination or substitution. देखो एक पॉइंट तो आप रिएक्शन में ऐड कर सकते हैं इसमें, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन, जैसा कि SN1 में भी होता है। अब देखो मैंने आपसे कहा कि हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन। अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर हाई मेंटेन करते हैं तो उस केस में रिएक्शन एलिमिनेशन को फेवर करेगी, और ऐसा पॉसिबल है देखो कि एक टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन अगर एलिमिनेशन है और अगर आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें तो रिएक्शन एलिमिनेशन से शिफ्ट होने लगती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर एक टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है और अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो पॉसिबल है कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन से डाइवर्ट हो जाए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। और अब आप देखो हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन को क्यों फेवर करता है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो अगर आप इवन रिएक्शन के लिए एनर्जी कर्व की बात करें तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। ये हमें इवन रिएक्शन का एनर्जी कर्व मिलता है, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, और उसके साथ में एनर्जी में चेंजेस इस तरह से रहेंगे, दिस इज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, दिस इज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दिस इज प्रोडक्ट। और अब आप ध्यान देना, देखो इस एनर्जी कर्व से एक बात तो क्लियर है कि मैंने प्रोडक्ट को एनर्जी लेवल में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ऊपर रखा है, हायर लेवल पे रखा है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं फिर तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन के लिए फिर तो हम बात कर सकते हैं कि डेल्टा H पॉजिटिव है। और अब आप ध्यान देना, अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, अगर रिएक्शन के लिए हम बात करें कि डेल्टा H पॉजिटिव है, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा H पॉजिटिव होने की बात क्यों कही है। क्या मैं कह सकता हूं रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब ये रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों है जरा इस बात को समझना। देखो नेट रिएक्शन से ही क्लियर है, देयर इज ब्रेकेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब आप सोचिए सिग्मा बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है तो सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो तो होगी हाई, जबकि वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन है पाई बॉन्ड का, तो जो रिलीज्ड एनर्जी होगी दैट विल बी लेस, मतलब ओवरऑल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आप सोचिए अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, ये इक्वेशन वेल नोन इक्वेशन है, आप सभी जानते हैं। क्या मैं कह सकता हूं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। भाई रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा H शुड बी नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। अब यहां पर हम बात करें कि रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव है, अभी हमने बात की कि रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए जैसा कि हम चाहते हैं कि डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, हमें डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव मिले, तो फिर तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हायर होनी चाहिए, तभी तो हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी ना डेल्टा G की, और ये हायर हो तो इसके लिए फिर हम बात करते हैं कि रिएक्शन में टेम्परेचर शुड बी हाई। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, क्योंकि रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हुए वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, और डेल्टा H क्योंकि पॉजिटिव है तो ऐसे में हमने बात की कि टेम्परेचर शुड बी हाई
for the spontaneity of the reaction, because for spontaneity of the reaction delta G should be negative, और डेल्टा जी नेगेटिव के लिए हमें टेम्परेचर हाई रखना होगा। ये रीजन है हम बात करते हैं कि हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए हम बात करते हैं, देखो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू गेट प्रोडक्ट विद गुड यील्ड, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर हाई रखोगे तभी तो रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन होगी ना, और मेनली एलिमिनेशन होगी तो एलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो आपको गुड यील्ड के साथ मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं, अब बात समझना, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो हो सकता है कि आप टेम्परेचर को रिड्यूस करके ऐसी रेंज में आ जाएं कि उस कंडीशन में आप टेम्परेचर को इतना रिड्यूस कर दें कि उस टेम्परेचर कंडीशन में हो सकता है कि रिएक्शन की एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनिटी ना रहे, और अगर रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर डिफिकल्ट हो गई, तो पैरेलल में एक और रिएक्शन होने के लिए तैयार है, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन। फिर वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड वेदर द मेन रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। और हमने कहा कि एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि एक ऐसा टेम्परेचर रेंज तो आपको रिक्वायर्ड है जिसमें रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस हो। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक पॉइंट ये आता है, देखो कि मान लेते हैं मैंने रिएक्शन में लो टेम्परेचर मेंटेन किया है। अब समझना इस बात को, मान लेते हैं मैंने रिएक्शन में लो टेम्परेचर मेंटेन किया है और इतना टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया है कि रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ठीक है, अगर एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो गई, तो फिर तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। तो हम कह सकते हैं भाई लो टेम्परेचर कंडीशन में टेम्परेचर अगर मैंने कम मेंटेन किया है तो वो एलिमिनेशन के लिए खराब कंडीशन है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगी। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब ऐसा करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और मान लो मैंने टेम्परेचर को बढ़ा करके, मान लो मैंने टेम्परेचर को बढ़ा करके मैं ऐसी रेंज में आ जाऊं, ऐसी टेम्परेचर रेंज में आ जाऊं जहां पर रिएक्शन अब एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है। मैं टेम्परेचर को बढ़ाकर ऐसी रेंज में आ जाऊं जहां पर रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है। तो मेरा क्वेश्चन है कि उस कंडीशन में जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और रिएक्शन अगर एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है, और वहां पर अगर हम कह रहे हैं कि फिर एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी, तो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाई टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन के लिए खराब कंडीशन है और एलिमिनेशन के लिए अच्छी है? क्या हम ऐसा माने? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कम टेम्परेचर में कंडीशन सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी है, सही है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए खराब है, क्योंकि कम टेम्परेचर में रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो क्या फिर हम ये माने इसके अकॉर्डिंग कि हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कंडीशन एलिमिनेशन के लिए अच्छी है लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिए खराब है? तो ऐसा नहीं है। देखो, कम टेम्परेचर में रिएक्शन कंडीशन एलिमिनेशन के लिए खराब है, ये तो सही है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर कम रखा है तो पॉसिबल है, हो सकता है कि उस टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस ही ना हो, और अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट करेगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और हमने कहा भाई अब टेम्परेचर कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है, तो क्या वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए डोमिनेट करेगी क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन खराब हो चुकी है? आंसर है नो, ऐसा नहीं है। देखो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उस केस में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां भी अच्छी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां भी अच्छी है, लेकिन अगर हमने उस हाई टेम्परेचर कंडीशन में एलिमिनेशन के डोमिनेट होने की बात की है तो इसलिए क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां भी अच्छी है, लेकिन अब क्योंकि रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए भी स्पॉन्टेनियस हो चुकी है तो अब दोनों रिएक्शन के होने के चांसेस अच्छे हैं, और जब दोनों रिएक्शन के होने के चांसेस अच्छे हैं तो कौन सी रिएक्शन डोमिनेट करेगी? एलिमिनेशन। किस बेसिस पर? बिकॉज दैट इज अ टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो जब आप टेम्परेचर, इस टेम्परेचर कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब आप ऐसे टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं जहां पर रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वहां पर ये नहीं कि सब्स्टिट्यूशन खराब है, सब्स्टिट्यूशन वहां पर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन क्यों डोमिनेट कर रही है? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस, और जब जब दोनों रिएक्शन के होने के चांसेस अच्छे हैं तब तब हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन ही डोमिनेट करेगी एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो तब डोमिनेट करेगी जब एलिमिनेशन के होने के चांसेस कम हो जाएं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर डिफिकल्ट हो गई तब तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डोमिनेट करेगी। जैसे टेम्परेचर आप कम कर दो, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो हो सकता है आप ऐसी टेम्परेचर रेंज में आ जाएं कि रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस ना हो, और अगर एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं है तो फिर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। आगे बात समझ में? सो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर द रिएक्शन। आपको अगर कंपाउंड्स गिवन है और उनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है तो क्वेश्चन है वो कैसे किया जाए। अब एक बात ध्यान देना, जैसे SN1 रिएक्शन में आप याद करो हमने डिस्कस किया था, रिएक्टिविटी विल बी बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन। कार्पेटाइन तो यहां भी बना है, आप ध्यान देना, कार्पेटाइन तो यहां भी बना है इंटरमीडिएट में। लेकिन अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इवन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो मेनली डिपेंड करती है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पर। ध्यान देना, इस केस में हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स मेनली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ध्यान देना, मैं इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स मेनली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ये मेनली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है एंड रिएक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अब पॉइंट ये आता है कि हम यहां पर कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से क्यों रिलेट कर रहे हैं, हमने इंटरमीडिएट की बात क्यों नहीं की, क्योंकि यहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है जैसे SN1 में बना था। तो फिर हम यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात ना करके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्यों बात कर रहे हैं, उसका रीजन जरा आप समझें, ध्यान देना। देखो आप सोचिए, हमने कहा इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर इसलिए हाई मेंटेन करना होता है क्योंकि रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है। क्या मैं कह सकता हूं, इस डेल्टा H पॉजिटिव की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पर। क्या मैं कह सकता हूं, ये प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, सुनिएगा इस बात को, ये प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा एनर्जी इसकी उतनी कम होगी, मतलब ये एनर्जी लेवल में उतना नीचे आएगा। आप समझना, ये प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा एनर्जी लेवल में ग्राफ उतना नीचे आएगा, और ये ग्राफ जितना नीचे आएगा डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। और क्या मैं कह सकता हूं, डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू कम होना ये भी तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बढ़ाएगा ना। पर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं कह सकता हूं डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू कम होनी चाहिए, और दूसरा मैं कह सकता हूं टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब टेम्परेचर हाई या कम वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू वो तो डिपेंड करेगी इस गैप पर, और ये गैप डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर। क्या मैं कह सकता हूं, जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा इसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और ये एनर्जी में जितना नीचे आएगा, ये ग्राफ जितना नीचे आएगा डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू उतनी कम होगी, और डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू अगर कम होगी तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। या मैं ये भी कह सकता हूं कि डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्शन में हमारे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उतनी कम होती जाएगी। और आप सोचिए, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अगर कम होती जाएगी मतलब हम कह सकते हैं रिएक्शन आसान होती जाएगी, रिएक्शन की ईज बढ़ती जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप देखो, इस कंपाउंड में अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमिनेशन में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर जब HL एलिमिनेट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट मिलेगा, और यहां पर जब HL एलिमिनेट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। और अब आप ध्यान देना, अगर मैं इन प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करता हूं, अगर मैं इन प्रोडक्ट्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करता हूं तो याद करें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो इनमें रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात की जाए तो देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स इन दिस एल्कीन, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन दिस एल्कीन, एंड देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन दिस एल्कीन। अब ऐसे में अगर इन एल्कीन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाए तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास ये है, और ये अगर एल्कीन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो मैंने आपसे कहा जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। मतलब हम कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस कंपाउंड विल बी लीस्ट रिएक्टिव। और आप सोचिए, ये कंपाउंड एलिमिनेशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब आप सोचिए, अगर इसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम है तो प्रोडक्ट जितना कम स्टेबल होगा, क्या मैं कह सकता हूं रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आपको टेम्परेचर उतना हाई मेंटेन करना पड़ेगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड पर मूव करते हैं तो यहां पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ी, और प्रोडक्ट अगर स्टेबल होगा तो एनर्जी लेवल में, देखो प्रोडक्ट अगर स्टेबल होगा तो एनर्जी लेवल में डाउन आएगा, और एनर्जी लेवल में अगर वो डाउन आएगा, ध्यान देना, प्रोडक्ट अगर स्टेबल होगा तो फिर तो हम कह सकते हैं वो एनर्जी लेवल में यहां पर डाउन आएगा, और अगर डाउन आएगा तो डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी, और डेल्टा H पॉजिटिव की वैल्यू अगर कम होगी तो जितना ये वैल्यू कम होगी हम कह सकते हैं रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में एलिमिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी वो इस कंपाउंड में एलिमिनेशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर से
कम होगी। और यहां तो प्रोडक्ट और भी स्टेबल है, तो इसके लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू और कम होगी, और डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू और कम होगी तो इस रिएक्शन में एलिमिनेशन के लिए जो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। मतलब इस केस में रिएक्शन और भी आसान हो जाएगी, मतलब रिएक्शन की ईज बढ़ जाएगी, रिएक्शन आसान हो जाएगी, इजी होती जाएगी। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स विल मेनली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी सिंस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस सिंस डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखना, कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो हम एलिमिनेशन रिएक्शन में मेनली डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। हाँ, एक बात ध्यान देना, बट when two different organic substrate give same product, but when two different organic substrates give same product, देखो ऐसा हो सकता है कि आपको दो अलग अलग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से सेम प्रोडक्ट मिले। मैं आपको एग्जांपल को साथ में लेकर चलता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखो, एक तो ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आपके पास है, और एक ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आपके पास है, राइट? देखो, दोनों ही कंपाउंड्स के करस्पॉन्डिंग अगर आप एलिमिनेशन के प्रोडक्ट की बात करें तो जब यहां पर HL एलिमिनेट होगा, HL में चाहे आप ये H एलिमिनेट करो, ये करो, यही करो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल कंडीशन है, और इसमें इस L के साथ में H एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो, दोनों ही केस में अगर आप देखेंगे तो एलिमिनेशन के साथ में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सेम है। अब पॉइंट ये आता है कि हमने तो कहा भाई कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी है वो इवन रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगी। तो यहां तो दोनों में एलिमिनेशन का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो प्रोडक्ट अगर सेम है तो क्या मैं ये मान लूं कि इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी सेम होगी? आंसर है नो। देखो, कंपाउंड्स अगर अलग अलग हैं तो रिएक्टिविटी में डिफरेंस तो होगा, लेकिन पॉइंट ये आ रहा है अब यहां पर कि अगर हम रिएक्टिविटी को प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहे हैं तो यहां तो प्रोडक्ट सेम है ना, फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? तो ऐसे केस में ध्यान देना, अगर दो डिफरेंट सबस्ट्रेट से आपको सेम प्रोडक्ट मिले तो ऐसे केस में उन सबस्ट्रेट्स की जो रिएक्टिविटी है वो फिर हम सेकेंडरी फैक्टर के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे, एंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटेन व्हिच इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। उस केस में फिर कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा? कार्पेटेन स्टेबिलिटी होगी। अब आप देखो, अगर मैं दोनों के करस्पॉन्डिंग कार्पेटेन बनाऊं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटेन बनेगा वो ये बनेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्पेटेन बनेगा वो ये बनेगा। और इन दोनों कार्पेटेन्स में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये कार्पेटेन ज्यादा स्टेबल है, और ये कार्पेटेन अगर ज्यादा स्टेबल है तो रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। क्लियर होगी बात ये? तो लेकिन हम कार्पेटेन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन इवन के लिए कब करेंगे? जब प्रोडक्ट दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम मिले। क्या बात क्लियर हो रही है? सो व्हेन टू डिफरेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट गिव सेम प्रोडक्ट देन their reactivity is compared on the basis of intermediate stability, on the basis of intermediate stability. Higher the stability of intermediate, that is carpetan, more will be the reactivity of रेस्पेक्टिव कंपाउंड। क्लियर हो गई बात ये? तो कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन हम सेकेंडरी फैक्टर मतलब कार्पेटेन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन वो तब जब पहले दोनों के करस्पॉन्डिंग बनने वाला प्रोडक्ट
सेम हो। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में अंतर है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में अंतर है तो फिर तो पहले कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी होगा। और उसका रीजन है क्योंकि रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, और अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है तो फिर तो हम कह सकते हैं ये प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना आप कह सकते हैं लेस एंडोथर्मिक होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। और डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू जितनी कम होगी, हम कह सकते हैं रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, मतलब रिएक्शन उतना इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर इवन रिएक्शन। क्लियर हो रही बात ये? इवन रिएक्शन के लिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इवन रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। आपके पास सपोज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, तो जैसा हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो लीविंग ग्रुप एल यहां से लीव कर जाएगा एल माइनस के फॉर्म में, और यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा कार्पेट। और सेकंड स्टेप में हमने डिस्कस किया कि बेस यहां पर प्रोटॉन को रिमूव करने का काम करेगा। और प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो कार्पेटाइन में प्रोटॉनिक कैरेक्टर कौन से हाइड्रोजन में होते हैं, एल्फा हाइड्रोजन में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं, देखो ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो अल्फा कार्बन है, तो ये कार्बन इसमें अल्फा है, और हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन विल बी अल्फा हाइड्रोजन। और जैसे कि हम बात करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन, सो बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो। और हाइड्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब वो हाइड्रोजन प्रोटोनिक कैरेक्टर शो करेगा। और जैसा कि कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि बेस विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटॉन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसे में हम बात कर सकते हैं, देखो कि यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेस यहां पर इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करेगा, वो इस H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और बेस अगर इस H को रिमूव करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन फिर अपना लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस करेगा, और इस तरह से यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, और वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा यहां पर ये कंपाउंड। ये बात क्लियर है? अब आप ध्यान देना, देखो हमने कहा कि बेस विल रिमूव अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों, उसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्पेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन ही होगा जिसमें कार्पेटानिक कैरेक्टर है। अब पॉइंट यहां पर आता है कि अगर यहां पर ये हाइड्रोजन अल्फा है, क्योंकि ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन कार्पेटाइन में वो होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो ध्यान देना, अगर ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से बॉन्डेड है तो ये कार्बन भी तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से बॉन्डेड है ना, मतलब फिर तो ये कार्बन भी अल्फा होगा। और अगर ये कार्बन अल्फा है तो फिर तो यहां पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगा वो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं इस हाइड्रोजन में भी प्रोटॉनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो फिर तो बेस के सामने एक चॉइस ये भी है कि बेस कैन रिमूव दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। क्या बात क्लियर हो रही है? और देखो बेस अगर इस H को रिमूव करता है तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अपने लॉस को इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस करेगा, और अगर वो इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस करता है तो फिर तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर होगा, और इस केस के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहां पर ये कंपाउंड। उस केस में डबल बॉन्ड यहां पर जनरेट होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब ये देखो कि बेस के पास यहां पर अटैकिंग साइट्स 2 है, बेस कैन रिमूव दिस अल्फा हाइड्रोजन और इट कैन रिमूव दिस अल्फा हाइड्रोजन। और ध्यान देना, अगर बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, और बेस अगर यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन्स इज एक्सपेक्टेड इन दिस रिएक्शन। और अगर हम बात करें तो एक्चुअल में भी देखो
इन्हीं दोनों एल्कीन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर रिएक्शन में होगा, मतलब मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स विल बी ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। अब एक बात ध्यान देना, देखो इन दोनों एल्कीन्स में अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें, अब मैं यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ, तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो बता सकते हैं विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड। आंसर है फर्स्ट, क्योंकि एल्कीन्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए हम दो फैक्टर्स की बात करते हैं, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो रेजोनेंस तो इन एल्कीन्स में है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात की जाए तो विद मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल and with less number of alpha hydrogen atoms this alkene is less stable। ये एल्कीन यहां पर लेस स्टेबल एल्कीन है। और अब आप सुनिएगा, जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। इफ टू टाइप्स ऑफ एल्कीन्स आर फॉर्म्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर स्टेबल एल्कीन इज कॉल्ड सेडजेप्स प्रोडक्ट। आप ध्यान देना, इन एल्कीन्स में जो मोर स्टेबल एल्कीन है उसे कहा जाता है सेडजेप प्रोडक्ट। So this alkene being more stable formed in elimination reaction will be called Sedgep's product, and the less stable alkene formed in elimination reaction is known as Hoffman's product. This alkene is called Hoffman's product. इस एल्कीन को हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो लेस स्टेबल एल्कीन है उसे तो हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे, और जो मोर स्टेबल एल्कीन है उसे सेडजेप प्रोडक्ट कहेंगे। और अब आप सोचिए, अगर हम यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूँ जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, और क्योंकि मोर स्टेबल एल्कीन को हमने सेडजेप प्रोडक्ट कहा है तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं सेडजेप प्रोडक्ट सिंस इट इज मोर स्टेबल एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, एंड द हॉफमैन प्रोडक्ट सिंस इट इज लेस स्टेबल एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये एल्कीन तो हमें मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी, इट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। हाँ, एक बात ध्यान देना, दोनों ही एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक एल्कीन मेजर प्रोडक्ट और दूसरा माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी। सो दिस इज अबाउट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन इवन रिएक्शन। आप ये कह सकते हैं इन इवन रिएक्शन मोर स्टेबल एल्कीन दैट इज सेडजेप प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पर इवन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इससे पहले हमने रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर इवन रिएक्शन डिस्कस किया, एलिमिनेशन रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या रोल है और हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन के लिए क्यों फेवरेबल होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कार्पेट एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन में पॉसिबल है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए डिस्कस किए हैं। ये बात क्लियर है आपको सभी को? चलिए अब आप ध्यान देना। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें नेक्स्ट E2 रिएक्शन की, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा SN1, SN2, E1 एंड E2 के जनरल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में इनके मिक्स्ड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद में E1 के क्योंकि जनरल पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए E2 रिएक्शन। लेकिन आप ध्यान देना E2 रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं E1 रिएक्शन का एग्जांपल यहीं पर कवर करना चाह रहा हूँ। मैं E1 रिएक्शन से रिलेटेड, E1 मैकेनिज्म से रिलेटेड जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में है मैं उस रिएक्शन को, उस एग्जांपल को यहीं पर कवर करना चाह रहा हूँ। अब एक पॉइंट आपके माइंड में ये हो सकता है कि सर आप यहाँ पर एग्जांपल की बात क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि SN1, SN2, E1 और E2 में कंपटीशन होता है और गिवन रिएक्शन में इस कंपटीशन में विनर कौन होगा, डोमिनेटिंग रिएक्शन कौन होगी, मेन रिएक्शन कौन होगी, ये हमें सेलेक्ट करना होता है और उस सिलेक्शन का कंसेप्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हमें मिक्स्ड एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं तो हम E1 का एग्जांपल यहीं पर डिस्कस क्यों करना चाह रहे हैं? हम तो जब E2 भी डिस्कस कर लेंगे तो सारे रिएक्शंस SN1, SN2, E1, E2 के मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करें और वहां पर फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि गिवन रिएक्शन में मेन प्रोसेस SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या फिर E2 होगा। देखो लॉजिकली बात सही है कि मुझे पहले E2 रिएक्शन के भी जनरल पॉइंट्स डिस्कस करने चाहिए और फिर हमें मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं E1 का एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसी जनरल पॉइंट के साथ में, तो उसका रीजन है क्योंकि आगे फिर आपको SN1, SN2 और E2 में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, गिवन रिएक्शन में जो मेन रिएक्शन को सिलेक्ट करने का प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाए। केवल इतना सा मेरा इंटेंशन है कि मैं E1 रिएक्शन का एग्जांपल यहीं पर कवर करना चाह रहा हूँ और उसका रीजन है, देखो
क्योंकि E1 की अगर हम बात करें तो E1 मैकेनिज्म से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हमारे सिलेबस में वो बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल हैं जो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस हैं जो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। तो क्योंकि एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन लिमिटेड एग्जांपल्स को यहीं पर कंप्लीट करके हम E1 का काम यहीं पर 100% कवर कंप्लीट कर लें। आगे फिर सिलेक्शन प्रोसेस में हमें केवल SN1, SN2 और E2 के बारे में सोचना होगा। और देखो, मैंने अगर आपसे कहा कि हमारे सिलेबस में E1 के एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड हैं, तो केवल सिलेबस की बात नहीं है। देखो, इन जनरल भी अगर हम बात करेंगे ना, अगर लॉजिकल बात की जाए तो लॉजिकली भी E1 के एग्जांपल्स हमें कम मिलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको E1 और E2 में ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे E2 के। E1 के एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड हैं, E1 के एग्जांपल्स बहुत रेयर हैं। और ये बात केवल E1 E2 नहीं, ये बात SN1 SN2 पर भी अप्लाई होती है। SN1 और SN2 में भी SN2 के एग्जांपल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, SN1 के एग्जांपल्स लिमिटेड हैं। तो वास्तव में आप देखो, SN1 SN2 में SN1 और E1 और E2 में E1 के एग्जांपल्स लिमिटेड हैं। और SN1 और E1 के एग्जांपल्स लिमिटेड क्यों हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। देखो, ऐसा करते हैं, मैं आपको SN1 SN2 का कंपैरिजन बता देता हूं, वही कंपैरिजन E1 E2 पर भी अप्लाई हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि SN1 और E1 के एग्जांपल्स लिमिटेड है। आप ध्यान देना। देखो, जैसे SN1 रिएक्शन की बात की जाए और SN2 रिएक्शन की बात की जाए, तो मैंने आपसे क्या कहा, SN1 रिएक्शन में पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल उससे रिएक्ट करता है, राइट। अब आप ध्यान देना, अगर हम एक SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो SN1 रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है कि पहले लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और इसके लीव करने के साथ में यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन और फिर इस कार्बोकेटाइन से न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। दिस इज SN1 रिएक्शन, राइट। एक बात सोचिए, क्या SN1 रिएक्शन को होने के लिए क्या ऐसा हम करेंगे कि पहले ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लेंगे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का सॉल्वेंट कंडीशन में हम आयनाइजेशन का वेट करेंगे। पहले हम इस बात का वेट करेंगे कि सॉल्वेंट की प्रेजेंस में RL बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए, और कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो उसके बाद में क्या फिर हम बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, क्या ऐसा होगा क्या? तो देखो, ये तो बहुत फनी बात हो गई कि हम पहले कार्बोकेटाइन के बनने का वेट करेंगे और बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। कोई कार्बोकेटाइन बनता हुआ हमें दिखेगा थोड़ी। वास्तव में आप देखो, रिएक्शन मिक्सचर की अगर बात की जाए तो रिएक्शन मिक्सचर में तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों का ही मिक्सचर प्रेजेंट होगा ना। अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर की बात करूं तो एक कंटेनर में ऐसा थोड़ी कि कंटेनर में केवल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया जाएगा और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पहले हम उसके आयनाइजेशन का वेट करेंगे और बाद में जब वो आयनाइज हो जाएगा तो बाद में हम कंटेनर में न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, ऐसा तो नहीं है। वास्तव में देखो, कंटेनर में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल तो दोनों साथ साथ प्रेजेंट होंगे ना। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर ये दोनों साथ साथ प्रेजेंट है तो फिर तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में भी आ रहा होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल जब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में है तो उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ में डायरेक्ट ही रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। और अगर ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ में डायरेक्ट ही रिएक्शन को स्टार्ट कर दे तो फिर तो ये रिएक्शन SN1 की जगह क्या हो जाएगी, उस केस में फिर ये रिएक्शन SN1 की जगह क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी। इस केस में फिर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2। तो मेरे माइंड में यहां पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब कंटेनर में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ प्रेजेंट है तो फिर तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में भी है। और अगर कांटेक्ट में है तो क्यों नहीं ऐसा हो कि ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ में डायरेक्ट ही रिएक्शन स्टार्ट कर दे और रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी उससे रिएक्ट नहीं कर रहा है और पहले इस बात का वेट कर रहा है कि इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप लीव करे और लीव करने के बाद में कार्बोकेटाइन बने और फिर ये अपनी रिएक्शन स्टार्ट करे। इतना वेट क्यों? न्यूक्लियोफाइल ने इतना वेट क्यों किया? ऐसा उसने क्यों नहीं किया कि वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के जब कांटेक्ट में आया तो उसी के साथ में रिएक्शन को स्टार्ट कर देता और SN2 रिएक्शन हो जाती। और वास्तव में फिर तो SN2 के ही चांसेस होने चाहिए था हमेशा। ऐसा क्यों न्यूक्लियोफाइल इतना वेट कर रहा है कि पहले ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप लीव करे, कार्बोकेटाइन बने, फिर वो अपनी रिएक्शन को स्टार्ट करे? देखो, अगर ऐसा है तो फिर तो डेफिनेटली जो मिक्सचर में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उस न्यूक्लियोफाइल में ही कोई प्रॉब्लम है। फिर तो डेफिनेटली उस न्यूक्लियोफाइल में ही कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? देखो, वास्तव में ये प्रॉब्लम ये होगी कि जो न्यूक्लियोफाइल इस मिक्सचर में प्रेजेंट होगा डेफिनेटली वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होगा।
डेफिनेटली वो न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा वीक है तो उसे रिएक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। आप समझना बात को, अगर न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, इफ इट इज वेरी वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, देन इट विल डिमांड हायर पॉजिटिव चार्ज टू बी प्रेजेंट ऑन रिएक्शन साइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उस केस में न्यूक्लियोफाइल की डिमांड होगी कि रिएक्शन साइट पर उसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिले। अब आप सोचिए, अगर ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आता है तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जबकि आप देखो, अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से लीविंग ग्रुप पहले कंप्लीटली लीव कर जाए तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज में, और अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया, तो ऐसे केस में फिर हम बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई होने की कंडीशन में वीक न्यूक्लियोफाइल भी वहां पर रिएक्शन परफॉर्म कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वास्तव में आप देखो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है और ये अगर इस बात का वेट कर रहा है कि पहले यहां से लीविंग ग्रुप लीव करे, कार्पेटाइन बने, फिर ये रिएक्शन को स्टार्ट करे, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में जो प्रेजेंट है वो काफी ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल हो, व्हेन इट इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो उसे पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज की उसकी रिक्वायरमेंट अगर बहुत ज्यादा है तो उसे पॉजिटिव चार्ज तभी ज्यादा मिल पाएगा जब पहले कंपाउंड में से लीविंग ग्रुप लीव करे, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, फिर वो न्यूक्लियोफाइल उस कार्पेटाइन से रिएक्ट कर पाएगा। तो वास्तव में अगर बात की जाए तो SN1 रिएक्शन के तो चांस ही तब बनते हैं जब रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल हो। क्योंकि आप ध्यान देना, अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा हुआ, अगर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा भी अच्छा है ना, ध्यान देना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे केस में आप ध्यान देना, उस कंडीशन में ये इतना वेट नहीं करेगा कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करे, कार्पेटाइन बने, फिर ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना स्टार्ट करे। नो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो जैसे ही ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ही रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, और उस कंडीशन में रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN2 हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये देखो, इफ न्यूक्लियोफाइल इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इट विल शो SN2 रिएक्शन। But if nucleophile is very very weak nucleophile, since it will require higher positive charge to be present on reaction site, so that it will follow SN1 mechanism, क्योंकि SN1 में पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तब वो वीक न्यूक्लियोफाइल जाकर के वहां पर रिएक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। तो वास्तव में आप देखो, अगर हम SN1 की बात करें तो SN1 रिएक्शन के तो चांसेस ही तब बनते हैं जब रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल हो। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, हालांकि इस बात को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आप सोचिए। न्यूक्लियोफाइल्स की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियोफाइल कैन बी न्यूट्रल एंड न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एक बात सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, जिसमें एक तो हम बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और एक हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। आपको क्या लगता है, अगर मैं एक वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल किस कैटेगरी का होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल? ऑब्वियसली इट शुड बिलोंग टू न्यूट्रल कैटेगरी, क्योंकि आप सोचिए, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? नेगेटिवली चार्ज की। इलेक्ट्रॉन की अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा अमाउंट पे है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, और नेगेटिव चार्ज इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो देखो, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल की अगर बात की जाए तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से तो अच्छा ही होगा। इसका मतलब अगर मैं वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो वो किस कैटेगरी का होगा? न्यूट्रल कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्योंकि वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे, और अगर बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे तो वो तो डायरेक्टली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेंगे, और डायरेक्टली अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेंगे तो वो तो मेनली कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? SN2 रिएक्शन शो करेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर SN1 रिएक्शन की हम बात करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी डिमांड है कि रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल जो है, रिएक्शन मिक्सचर में जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और वो किस कैटेगरी का होगा? न्यूट्रल कैटेगरी का होगा। और एक बात ध्यान देना, ऐसा भी नहीं है कि सारे न्यूट्रल कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल वेरी वीक कैटेगरी में आएंगे। नो, न्यूट्रल में भी हम बात करते हैं, देखो न्यूट्रल में भी हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डोनर शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप सोचिए, पहले तो न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वैसे ही कम होगी, और उसमें भी अगर EN हाई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और भी कम हो जाएगी।
तो इस केस में हम बात करते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला होना चाहिए। ऐसे में आप सोचिए कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वैसे ही कम, और अगर EN भी हाई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और भी कम हो जाएगी, और ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएगा। और जब वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में प्रेजेंट होगा तब हम SN1 रिएक्शन की बात करेंगे। इसका मतलब आप सोचिए SN1 रिएक्शन के लिए तो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन हो गई कि पहले तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होना चाहिए, और न्यूट्रल में भी जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन SN1 होगी, तब जाकर के वो न्यूक्लियोफाइल वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी का होगा। अगर उससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ तो फिर वो इतना वेट नहीं करेगा कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करे, कार्पेटाइन बने, फिर वो रिएक्शन स्टार्ट करे। नो, वो तो जैसे ही ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा वहीं पर रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, और उस कंडीशन में रिएक्शन क्या हो जाएगी? SN2। तो अब आप खुद ही सोचिए किस रिएक्शन के एग्जांपल आपको ज्यादा मिलेंगे, SN1 या SN2? ऑब्वियसली SN2। आप सोचिए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जितने भी हैं वो तो सब गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे, उसमें तो सब में SN2 रिएक्शन होगी। और न्यूट्रल में भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनर की EN कम है तो वो भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएगा, वो भी SN2 शो करेगा। SN1 तो केवल तब होगी जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो और साथ में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी EN भी हाई हो। तो इसका मतलब SN1 के एग्जांपल्स लिमिटेड होंगे, SN2 के एग्जांपल्स ज्यादा होंगे। और जो बात मैंने आपको SN1 SN2 के लिए बताई वही बात E1 और E2 के लिए भी अप्लाई होती है। आप सोचिए हम ये कहते हैं कि E1 रिएक्शन में पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर बेस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, फिर वो बेस अल्फा हाइड्रोजन को हटाएगा। और E2 रिएक्शन में क्या होना चाहिए? लीविंग ग्रुप का लीव करना और बेस का हाइड्रोजन को हटाना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। ऐसे में आप सोचिए अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, बेस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो वो इतना वेट नहीं करेगा कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करे बाद में वो H को हटाए। नो, वो तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में से ही H को हटाना स्टार्ट कर देगा एल्केन लीव करने के साथ में, और इस कंडीशन में रिएक्शन SE2 हो जाएगी। इसलिए हम बात करते हैं कि SN1 और E1 के एग्जांपल्स बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही रेयर एग्जांपल्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अब मैं अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो E1 का तो मेनली एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, एंड दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। E1 का अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे SN1 के लिए मैंने आपसे कहा कि बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स बनते हैं SN1 में, यही बात E1 पर भी अप्लाई होती है। क्योंकि आप सोचिए E1 में पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर बेस H को हटाएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब बेस जो रिएक्शन में प्रेजेंट है वो काफी ज्यादा वीक हो। अगर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, बेस अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो इतना वेट नहीं करेगा कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करे बाद में वो H को हटाए, वो तो लीविंग ग्रुप के लीव करने के साथ में ही H को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। और दोनों प्रोसेस अगर एक साथ हो गए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? E2। तो वास्तव में E1 और SN1 के एग्जांपल्स लिमिटेड है, कम एग्जांपल्स हैं। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो E1 का तो मेनली एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में है, एंड दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये एग्जांपल है जो मेनली E1 का हमारे सिलेबस पे एग्जांपल है। अब आप सोचिए अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि हमारे सिलेबस में E1 का मेनली एक ही एग्जांपल है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो फिर तो बेटर है कि हम इस एक एग्जांपल को यहीं पर E1 के साथ कंप्लीट करें, ताकि आगे जब हम मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करें तो वहां पर हमें केवल 3 ही मैकेनिज्म्स के मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करने पड़ेंगे, SN1 SN2 और E2। क्योंकि E1 का तो जो एक ही एग्जांपल है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो मैं यहीं पर कवर कर रहा हूं। तो ऐसे में आप सोचिए जो मैकेनिज्म का सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके लिए 25% आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर उस कंडीशन में आपको 4 मैकेनिज्म्स नहीं केवल 3 मैकेनिज्म के बारे में सोचना होगा। क्योंकि अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब E1 का हमारे सिलेबस में मेनली एक ही एग्जांपल है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो फिर तो बेस्ट है ना। आप बस ये माइंड में रखो कि जब एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात होगी तभी हमें E1 के बारे में सोचना है, अदरवाइज हमें एलिमिनेशन में E2 और सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 के बारे में सोचना है। तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाले एग्जांपल को अगर अलग कर लिया जाए तो बाकी जो मिक्स्ड एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वो किसके डिस्कस करेंगे? मेनली SN1 SN2 और E2। तो आप सोचिए फिर आपको 4 मैकेनिज्म नहीं केवल 3 मैकेनिज्म में आपको सिलेक्शन करना होगा,
कम से कम 25% टेंशन तो आपकी कम हो जाएगी। तो ये रीजन था कि मैं E1 का एग्जांपल यहीं पर कवर करना चाह रहा हूं ताकि E1 का 100% काम हमारे यहीं पर ओवर हो जाए। आगे जो मिक्स्ड एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो SN1, SN2 और E2 के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए इसको यहीं पर कंप्लीट किया जाए। बात करते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की, और इसके लिए नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए, ये रिएक्शन आप ध्यान देना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस पर बेस्ड एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप समझना इस बात को। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए, तो ध्यान देना रिएक्शन में क्या होगा। एल्कोहल इज हीटेड विथ concentrated sulfuric acid, it is heated with concentrated sulfuric acid or phosphoric acid, H2SO4 और H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल को हम हीट करते हैं। आप ध्यान देना इस रिएक्शन में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया भी है कि हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्शन में हमें हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। टेम्परेचर का इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर आप टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं तो किस तरह से रिएक्शंस में डाइवर्जेंस पॉसिबल है। अब आप देखो ये रिएक्शन यहां पर E1 का एग्जांपल है जो मेनली हमारे सिलेबस में है। इट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेम से ही समझ में आना चाहिए, एसिड की प्रेजेंस में एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब -H2O। तो यहां पर रिएक्शन में प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और यहां पर रिएक्शन में एल्कीन फॉर्मेशन होता है। टू टाइप्स ऑफ एल्कीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस एल्कीन एंड दिस एल्कीन। ये दो तरह की एल्कीन्स हमें यहां पर मिल जाएंगे। और जैसे कि हम बात करते हैं, देखो आउट ऑफ दीज टू एल्कीन्स द मोर स्टेबल एल्कीन is called Sedgwick product and the less stable alkene is called Hofmann's product. So this alkene being more stable on the basis of hyperconjugation will be called Sedgwick product and this alkene being less stable will be called Hofmann's product. क्या लगता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है E1 रिएक्शन में जो मोर स्टेबल एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और मोर स्टेबल एल्कीन को हमने नेम दिया Sedgwick प्रोडक्ट। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट and this alkene will be formed as minor product। क्या क्लियर होगी बात ये? चलिए तो अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। देखो एल्कीन को जब एल्कोहल को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में हम यही बात कर रहे हैं, एल्कोहल इज ईदर हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। मान लेते हैं हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जब आप एल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करेंगे तो आप ध्यान देना एल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सबसे पहले रिएक्शन पॉसिबल होगी दैट विल बी एसिड बेस्ड रिएक्शन। क्यों? देखो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो इट विल हैव टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन, एंड इन अल्कोहल ध्यान देना इन अल्कोहल ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, सो इट विल डोनेट इट्स लोन पेयर टू प्रोटॉन टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस-क्लोरी कंसेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। तो यहां पर आप ध्यान देना जो सबसे पहले रिएक्शन यहां पर फिजिबल होगी दैट विल बी एसिड बेस्ड रिएक्शन, और इस एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में देखो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर HSO4- ये तो सेपरेट हो जाएगा, और ये H+ इस ऑक्सीजन पर ऐड होने के साथ में आप कह सकते हैं इस अल्कोहल का क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन। सो इन दिस केस थ्रू एसिड बेस्ड रिएक्शन देयर विल बी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले यहां पर अल्कोहल का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन इस पर ऐड हो जाएगा। अब जरा देखो
क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो न्यूट्रल ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में ऑक्सीजन हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ में ये पार्ट यहां पर सेपरेट हो जाएगा HSO4 माइनस के फॉर्म में। अब आप ध्यान देना, ऑक्सीजन यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज होना है, तो इसके पास दो ऑप्शन है। देखो, या तो ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो सकता है H से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके, या फिर ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो सकता है कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके। हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चल रहे हैं। अगर ऑक्सीजन ने H से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, आप सोचिए ये ऑक्सीजन अगर इस H से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है तो ये H वापस H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, तब तो प्रोसेस हो जाएगा रिवर्ट, तभी तो रिवर्सिबल साइन दिया है इसमें। लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कार्बन से बैलेंस करता है, अगर एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है तो ऐसे केस में यहां से H2O लीव कर जाएगा, H2O यहां से लीव कर जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ बनेगा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कार्बेटाइन। सो विद दिस सेपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। यही हमने डिस्कस किया। देखो, इवन रिएक्शन में कार्बेटाइन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, तो इस तरह से यहां पर रिएक्शन में कार्बेटाइन का फॉर्मेशन होगा। देखो, इस प्रोसेस की अगर बात की जाए तो दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। पहले प्रोटोनेशन प्रोसेस हुआ, फिर यहां से H2O लीव किया, और अब जैसे कि हमने बात की है कि कार्बेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब इस कार्बेटाइन से क्या होगा, बेस इस कार्बेटाइन को अप्रोच करेगा और यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और बेस कौन होगा, तो ध्यान देना, ये सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रोटॉन रिलीज करेगा तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये एज अ बेस मतलब HSO4 माइनस, ध्यान देना, ये HSO4 माइनस यहां पर एज अ बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करेगा। और अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। अगर बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, बेस अगर यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है केस फर्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये एल्कीन मिलेगी। क्योंकि देखो, बेस ने अगर यहां से H को रिमूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होकर कार्बोटाइन की डेफिशिएंसी को बैलेंस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो एल्कीन फॉर्म होगी वो एल्कीन हमें ये मिल जाएगी। And this alkene will be formed as major product, since it is more stable alkene than the second alkene expected to be formed in the reaction, that will be called Hoffman product. तो ये तो यहाँ पर जाएगा Sedgwick product, that is major product। और second possibility क्या है, देखो, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि base will remove proton, base अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देगा, और कार्बेटाइन में प्रोटोनिक कैरेक्टर कौन से हाइड्रोजन में होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। और अगर ये हाइड्रोजन अल्फा है तो हाइड्रोजन ये भी अल्फा है, बेस यहां से भी H को रिमूव कर सकता है, और इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर अब जो एल्कीन फॉर्म होगी वो एल्कीन हमें ये मिल जाएगी, एंड दिस एल्कीन विल बी कॉल्ड Hoffman's product। एंड आउट ऑफ दीज टू, फर्स्ट विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट एंड सेकंड विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। इस तरह से रिएक्शन में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो ओवरऑल क्या हुआ, H2O ही तो एलिमिनेट हुआ ना, अल्कोहल में से H2O ही तो एलिमिनेट हुआ, और H2O का एलिमिनेशन, द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड डिहाइड्रेशन, एंड इट इज इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और H2SO4, दैट इज एन एसिड। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एंड दिस इज द मेन एग्जांपल ऑफ इवन मैकेनिज्म इन आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस में इवन का मेन एग्जांपल है। तो इस तरह से यहाँ पर अल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब आप ध्यान देना, देखो ये यहाँ पर मैंने आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया। हालांकि इस रिएक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली इसमें नहीं पूछा जाता है, प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अल्कोहल आपको गिवन होता है और ये पूछा जाता है ऑन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल व्हिच एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, या विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब मेनली प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको मैं शॉर्टकट बता दूं एक इसमें, ध्यान देना। देखो, शॉर्टकट की अगर बात की जाए तो एक शॉर्टकट जो कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, पहले मैं आपके माइंड में आने वाला शॉर्टकट बताता हूँ। स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये एल्कीन्स बनानी है, बहुत ही आसान है। देखो ये OH और यहां से लो H माइनस H2, और इस माइनस H2 के साथ में डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, ये एल्कीन बन जाएगी। और दूसरा एक H यहां से लो, OH यहां से लो, ये माइनस H2 करो, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगी।
देखो ये शॉर्टकट स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार आता है, या इस तरह का शॉर्टकट कई बार बता दिया जाता है और ये शॉर्टकट आपको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही आसान है, जो भी अल्कोहल दिया है OH लो, पास वाले कार्बन से H माइनस H2O, ये पास वाला कार्बन माइनस H2O, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, बन गए 2 एल्कीन्स। तो ये शॉर्टकट कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया और इस शॉर्टकट को मैं आपको कहूंगा अवॉइड करें आप। इस शॉर्टकट में मिस्टेक के चांसेस हैं, क्योंकि आप देखो अगर डायरेक्ट इस तरह से H2 आप एलिमिनेट करोगे तो आपके माइंड में ये बात कभी भी नहीं आएगी कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन भी बनता है। और इंटरमीडिएट रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, ये आपके माइंड में इसलिए आना जरूरी है क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं, अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो फिर तो रिएक्शन में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। जो कार्बोकेटाइन बना हो सकता है कि उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, अगर वो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता हो, तो H के एलिमिनेशन से पहले, बेस H को रिमूव करें उससे पहले, तो हमें उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तो उसके बाद में आंसर आएगा ना। तो इसलिए ये शॉर्टकट तो मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा। जो शॉर्टकट आपको यूज करना है वो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इस मैकेनिज्म का ही शॉर्टकट बनाते हैं। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपको अल्कोहल दिया है और उसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करना है, तो आपको जो भी अल्कोहल दिया है ना, आप सबसे पहला शॉर्टकट ये अप्लाई करें कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, OH हटाओ और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाओ, क्योंकि एक्चुअल में भी यही हो रहा है। देखो ये अल्कोहल आपने लिया है, सबसे पहले क्या करना है आपको, OH हटाओ और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाओ, क्योंकि एक्चुअल में भी यही हो रहा है। देखो यहां से OH गया और इस कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। एक बार अगर आप OH को हटा करके पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, कार्बोकेटाइन बना दोगे, तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद में फिर आपके हमने एकदम ये क्लिक भी कर जाएगा कि अच्छा कार्बोकेटाइन बना है, जरा रीअरेंजमेंट को चेक कर लिया जाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो बस इसका ट्रिक हमारी यही रहेगी, OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। ये शॉर्टकट रहेगा, ये ट्रिक आपको यूज करनी है फॉर एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बात समझ में आ गई? चलिए मैं आपको इस ट्रिक को अप्लाई करके बताता हूं, सुनिए। क्वेश्चन मोस्टली आपको इस तरह से दिया जाता है, अल्कोहल दिया है, एसिड आपको दिया है और हीट आपको दिया है। अंडरस्टूड है? इट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया? शॉर्टकट मैंने आपको बताया OH हटाओ और पॉजिटिव चार्ज लगाओ। मतलब आपको क्या करना है, यहां से OH हटाकर ये कार्बोकेटाइन बना देना है, बस। अब कार्बोकेटाइन आपने बना दिया है, क्या इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या होगा देखो, बाय 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट H यहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। और अब इसके बाद में आप देखो, आफ्टर रीअरेंजमेंट यू विल गेट दिस कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट के बाद में अब आपको ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। बस कार्बोकेटाइन आपको जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन मिल चुका है, अब इस कार्बोकेटाइन में से आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कार्बोकेटाइन में से बेस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को ही तो रिमूव करता है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, बेस विल रिमूव अल्फा हाइड्रोजन। जरा ध्यान देना, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन ये है और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। हालांकि देखो आप कह सकते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल कंडीशन है। हाँ, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट है, या आप कह सकते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं 1, 2 एंड 3। और क्या मैं कह सकता हूं 1 and 3 आर आइडेंटिकल। बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करें या बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करें, फर्स्ट एंड थर्ड अल्फा हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग बनने वाली जो एल्कीन होगी वो आपको सेम मिलेगी। लेकिन बेस अगर सेकंड अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्कीन बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। चलिए ऐसा करते हैं, एल्कीन बनाते हैं। तो आप ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए, फर्स्ट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो डिफरेंट एल्कीन बनेगी। अगर बेस यहां से H को रिमूव करता है, देखो बेस अगर यहां से H को रिमूव करता है, HSO4 माइनस, बेस अगर यहां से H को रिमूव करता है तो इस सेकंड के करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेस अगर यहां से H को रिमूव करेगा तो उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा और उस केस में ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, राइट। और अगर बात की जाए फर्स्ट एंड थर्ड के करस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट एंड थर्ड के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो ध्यान देना, बेस अगर यहां से H को रिमूव करता है, बेस अगर यहां से H को रिमूव करता है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा
और उस कंडीशन में जो एल्कीन आपको मिलेगी वो ये एल्कीन मिलेगी। और ये डबल बॉन्ड चाहे यहां पर हो या बेस अगर यहां से H को रिमूव करे डबल बॉन्ड यहां पर हो, तो डबल बॉन्ड यहां पर हो या यहां पर हो वो एक ही बात होगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड के करस्पॉन्डिंग आपको सेम एल्कीन मिलेगी, सेकंड के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट एल्कीन मिलेगी। सो दीज टू एल्कीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। और फिर से हम बात कर सकते हैं, देखो विच इज मोर स्टेबल एल्कीन, अपर वन और लोअर वन? आंसर इज लोअर वन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो यहां पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। This alkene is having more number of alpha hydrogen atoms, so it will be Sedgwick product, and the less stable alkene will be called Hofmann's product. और जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इवन रिएक्शन में मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब ये एल्कीन यहां पर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, एंड दिस एल्कीन विल बी ऑब्टेन्ड एज माइनर प्रोडक्ट। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्या समझ में आया? क्लियर बात ये आया समझ में? तो ये आपके पास है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। जो भी अल्कोहल आपको दिया है, सबसे पहला ट्रिक आपको क्या अप्लाई करना है, OH हटाओ, कार्पेटाइन बनाओ। बस कार्पेटाइन अगर आप बना लेंगे तो फिर आपके माइंड में डेफिनेटली ये पॉइंट भी आ जाएगा कि कार्पेटाइन अगर बनाए तो हम पहले रीअरेंजमेंट चेक कर लें, और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जैसा कि यहां पॉसिबल है तो पहले रीअरेंजमेंट कंसिडर करें। फाइनली जब आपको रीअरेंज्ड कार्पेटाइन मिल जाएगा तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्कीन बना दें। जितने भी तरह के अल्फा हाइड्रोजन हैं सभी के करस्पॉन्डिंग एल्कीन बना लें, और उनमें से जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, एंड दैट विल बी सेडजेक प्रोडक्ट। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।